जी नमस्कार। आज हम आपसे नीट के विषय में और भारत में शिक्षा व्यवस्था को लेकर कुछ बातों का निवेदन करने जा रहा हूं। नीट को लेकर जो तस्वीर भारत में बनी है, एनटीए को लेकर जो निर्णय हो रहे हैं और परीक्षाओं में शुचिता को लेकर जो वातावरण बना है, वह निश्चित रूप से अतिशय दुर्भाग्यपूर्ण है। देश के आज़ाद होने के पहले की जो स्थिति थी, उस पर तो भारतीयों का कोई बहुत बस नहीं था, लेकिन देश आज़ाद होने के बाद से लेकर अद्यतन यह तो भारत के अंदर रचा बसा जो वातावरण है, लोगों के अंदर जो लोगों की सामर्थ्य है, भारतीय लोगों की जो जिजीविषा है, भारतीय लोगों का जो उच्च स्तर का मस्तिष्क और मानदंड है, उसके कारण यह श्रेष्ठता कायम है। अन्यथा व्यवस्था के स्तर पर देश के आज़ाद होने के बाद से लेकर आज तक ठीक ठीक कदम शिक्षा और चिकित्सा को लेकर नहीं उठाए गए। 1986 में राजीव गांधी जी के समय में नई शिक्षा नीति आई। 1993 में उसका पुनरावलोकन करके उसमें कुछ संशोधित स्वरूप उसका सामने आया। उसका आज तक क्या परिणाम है वह भी आप सब जानते हैं। 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, इसका क्या परिणाम होगा आने वाले समय में आपको दिखाई पड़ेगा। लेकिन एक बात तय है कि जब शिक्षा और चिकित्सा को लेकर कोई यह कहता है कि इससे मिलेगा क्या, इसका लाभ क्या है, यह ठीक वैसे ही प्रश्न है जैसे 80, 82, 85 साल के अपने बुजुर्ग माँ बाप की एक युवा जब सेवा करता है और उससे कोई पूछता है कि इस सेवा से मिलेगा क्या, क्योंकि वो तो 2 साल, 4 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल में जाने वाले हैं, वे अब किसी काम के नहीं हैं, वे अब उत्पादक नहीं हैं, वे उत्पादन में अब कोई भूमिका नहीं अदा कर सकते। फिर उनके ऊपर जो निवेश कर रहे हो, जो समय लगा रहे हो, जो श्रम लगा रहे हो, जो मस्तिष्क और भावना और दिल दिमाग का प्रयोग कर रहे हो, उसका क्या औचित्य है? यह सहज स्वाभाविक किसी के मन में प्रश्न आ सकता है। और ऐसा ही जब प्रश्न आता है तो पता चलता है व्यक्ति अमानवीय हो चुका है, व्यक्ति का मस्तिष्क कुंद हो चुका है, वह मूर्खता, अज्ञानता का शिकार है, पशुता उसमें समा चुकी है। मैं एक संस्था को जानता हूं, अभी 1 सप्ताह पहले वहां राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय का एक केंद्र है। वहां की व्यवस्था ने यह पता करना चाहा कि इससे इस संस्था को लाभ क्या है। बताया गया कि इस संस्था को कोई लाभ नहीं है, बस यह है कि सैकड़ों की संख्या में लोग पढ़ते हैं, लिखते हैं, कम फीस में पढ़ते लिखते हैं, उनको सुविधा होती है, बहुत कुछ सीखते जानते हैं। फिर जब मेरे सामने यह प्रश्न आया तो मैंने पूछा कि इसी जो संस्था पूरी है, इस संस्था के होने का लाभ क्या है? उस संस्था में जो प्रबंध तंत्र है, उस प्रबंध तंत्र के होने का क्या लाभ है? उसमें बहुत सारे ऐसे शिक्षक और कर्मचारी हैं जिनके होने का क्या लाभ है? जितनी जमीन पर वो फैली हुई है वो संस्था, उसके होने का क्या लाभ है? और जो वहां बैठकर सारी कवायद कर रहे हैं, इस तरह के प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, उनके होने का मूल्य और महत्व क्या है? जब यह प्रश्न पूछिए तो पता चलता है उनके पास इसका उत्तर नहीं है। किसी चीज को एक मां जो अपने बच्चे को पैदा करती है, उसका लालन पालन पोषण करती है, उसको तैयार करती है, उसको समाज में ले जाने योग्य बनाती है, यदि कोई उससे प्रश्न पूछे या स्वयं वो अपने आप से पूछे कि उसको उससे क्या मिलता है, उससे उसको आत्मसंतुष्टि मिलती है, उससे उसको उसका मातृत्व तृप्त होता है, उससे उसकी मनुष्यता जागृत होती है, उससे उसका सामाजिक सरोकार यथार्थ स्वरूप प्रदान करता है,
उसका जीवन सफल मानती है वो, और वह सृजन करने की श्रेष्ठता के जो मान बिंदु हैं उसको हासिल करती है। उसको वस्तु, पदार्थ, धन, दौलत, रुपया, संपत्ति नहीं कुछ प्राप्त होती। एक पिता को संतान पैदा करके उसका लालन पालन पोषण, वो पिता अगर नौकरी कर रहा है, व्यवसाय कर रहा है, कोई कार्य कर रहा है, तो उससे अपने जीवन को खूब सुखमय बनाए, खूब शराब पिए, खूब मीट मांस मुर्गा खाए, नशाखोरी करे, अय्यासी करे, व्याभिचार करे, कुकर्म करे, और वो उसको कहे कि मैं एंजॉय कर रहा हूं, तो उसको वो मानेगा कि मुझे कुछ मिल रहा है। लेकिन नहीं, मिलता वह है जिससे आपको संतोष मिलता है, जिससे आपको शांति मिलती है, जिससे आपको सुकून मिलता है, जिससे आपके मनुष्य होने का संदर्भ प्रमाणित होता है, यह सब मिलता है। और जो शिक्षा है, वह शिक्षा यही सब देने का साधन और मार्ग है। चिकित्सा उसको और व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करती है स्वास्थ्य और सहकार की दृष्टि से। इसलिए यह प्रश्न पूछना बहुत घातक, बहुत ही अमानवीय, बहुत ही निरंकुश, बहुत ही क्रूरतापूर्ण और यह विषभमन जैसा प्रश्न है। देश और पूरी दुनिया में जब से इस तरह के प्रश्न खड़े हुए, तब से हत्या, लूट, बलात्कार और न जाने किस तरह की हिंसक प्रवृत्तियां मानव में घुसती चली गई। देश और दुनिया में शिक्षा के निजीकरण के कारण जो विसंगति आई, एक एमबीबीएस करने वाला लड़का सरकारी विद्यालय में यदि एमबीबीएस की पढ़ाई करता है सरकारी मेडिकल कॉलेज या विश्वविद्यालय में, तो उसको 10, 20, 25 लाख में उसकी पूरी पढ़ाई एमबीबीएस की पूरी हो जाती है। लेकिन वो निजी क्षेत्र में जाता है तो उसको 1.5 से 2 करोड़ रुपए खर्च करने होते हैं। व्यक्ति के बौद्धिक स्तर, यानी व्यक्ति का जो जीनियस माइंड जिसे कहते हैं, जेन्युइन माइंड कहते हैं, वह इस पर निर्भर नहीं करता कि किसी बच्चे के बाप के पास कितनी संपत्ति है। वह इस पर निर्भर करता है कि ईश्वर ने, प्रकृति ने, सृष्टि ने उसको जीनियोसिटी या उसको जेन्युइननेस कितना प्रदान किया है। शिक्षा में शिक्षक का दायित्व ही केवल यह है कि वह विद्यार्थी में वह कितना जीनियस और कितना जेन्युइन है। हजार की भीड़ में ऐसे विद्यार्थियों को चुनकर आगे ले आए। शिक्षक का दूसरा दायित्व है कि जिन बच्चों में जीनियननेस और जेन्युइननेस उभर नहीं पा रहा है, सामने नहीं आ पा रहा है, किसी कारण से वो दबे हुए हैं, किसी कारण से वो अपराध बोध से ग्रस्त हैं, किसी कारण से उनके अंदर हीन भावना आई हुई है, उसको निकालकर समाज में, लोक में, मुख्य धारा में ले आने का प्रयत्न करें। कोई भी शिक्षक केवल तथ्य बताने, केवल रिकॉर्ड बताने, केवल पुस्तक में दी गई सामग्री को रटाने के लिए शिक्षक कभी नहीं होता। और कम से कम उच्च शिक्षा में, स्नातक स्तर पर, स्नातक से ऊपर स्तर पर, चाहे वो स्नातक में एमबीबीएस कर रहे हो, एलएलबी कर रहे हो, सामान्य रूप से आप कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, वाणिज्य के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में स्नातक कर रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है। क्या शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में चैरिटी को हम प्रोत्साहित नहीं कर सकते? हम बिजनेस, व्यापार बहुत बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। अगर हमको साल में जितने भी बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज और मेडिकल विश्वविद्यालय खुले हैं देश भर में, उनको खोलने वाले जो निजी क्षेत्र के लोग हैं, उनके पास 500, 1000, 2000 करोड़ की संपत्ति है। वे यदि ऐसा खोल रहे हैं, वो अगर लाभ कमाने के लिए ही खोल रहे हैं, तो उनको नहीं खोलने देना चाहिए, उन पर बंदिश लगाना चाहिए, उन पर अंकुश लगाना चाहिए। केवल अगर लाभ प्राप्त करने के लिए यह कार्य कर रहे हैं,
वो चैरिटी, हाँ, लाभ हानि बराबर करने के लिए कर सकते हैं, वो चैरिटी के लिए कर सकते हैं कि हमने साल में अगर 1000 करोड़ रुपया हमने कमाया तो 100 करोड़ 50 करोड़ रुपया हमारा इस मद में खर्च होगा। हम जितना फीस आएगी उतने को वेतन में या लोगों की सुविधाओं में, जो हमारे कर्मचारी हैं, जो हमारे शिक्षक हैं, जो वहां अवस्थापनात्मक सुविधाएं, उसमें हम उसको व्यय करेंगे। लेकिन हम लाभ प्राप्त करने के लिए कि हमने वहां 500 करोड़ लगाया, 550 करोड़ निकल जाना चाहिए पहले, और निकलने के नाम पर, डोनेशन के नाम पर हम कैसे भी किसी भी प्रकार के विद्यार्थी का एडमिशन ले लेंगे, हम नीट में धांधली करवाने में सहयोग करेंगे। एनटीए में, भारत में ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही भारत के लिए सबसे बड़ा अभिशाप है। वो 1 साल 2 साल 3 साल की पढ़ाई करने के बाद 80% ऐसे ब्यूरोक्रेसी में लोग हैं जो केवल और केवल रुपया कमाने, भोग करने, अधिकारों का दुरुपयोग करने, लोगों को नीचा दिखाने, समाज को नीचा दिखाने। समाज में किसान है, गरीब है, मजदूर है, महिला है, सामान्य लोग हैं जो हर जगह सीना तान के लड़ नहीं सकते, ऐसे लोगों को नीचा दिखाना। ऐसे लोग नौकर सा, पब्लिक सर्वेंट हैं, लेकिन वो अपने आप को इस देश का शासक समझने लगते हैं। और यही ब्यूरोक्रेसी है जो भारत को औपनिवेशिक मानसिकता से निकलने नहीं दे रही। औपनिवेशिक मानसिकता से नहीं निकलने के कारण ही ये खाई है कि एक जगह आप 20 लाख रुपए में डिग्री प्राप्त कर रहे हैं, एक जगह 2 करोड़ में डिग्री प्राप्त कर रहे हैं, एक स्थान पर 5000 में डिग्री प्राप्त कर रहे हैं, एक जगह 50,000 में डिग्री प्राप्त कर। वही डिग्री, वही पाठ्यक्रम, वही व्यवस्था, आप ऐसा क्यों हो रहा है? यह विसंगति व्यवस्था के स्तर पर तोड़ना बहुत जरूरी है देश के लिए। शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में हमको व्यापक निवेश करने की जरूरत, ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करने की जरूरत है जो चैरिटी के नाम पर, जो लोक कल्याण के नाम पर, शिक्षक और छात्र के भविष्य के नाम पर, नौनिहालों, युवाओं में जो योग्य हैं, जो काबिल हैं, तीक्ष्ण बुद्धि के हैं, अच्छा करने चाहते हैं, उनको चिन्हित करके उनको प्रश्रय दीजिए, उनको प्रमोट करिए, उनको आगे बढ़ाइए। इसके लिए यदि आप काम करना चाहते हैं कि सरकारी संस्थान नहीं कर पा रहे हैं, हम करने के लिए आगे आ रहे हैं। यदि ऐसा नहीं होगा तो एनटीए जैसी परीक्षा करा रही है, इस तरह की विसंगति, जब से एनटीए बनी है तो पता चल रहा है 40 से 50 परीक्षाओं के पेपर लीक हो गए। कैसे लीक हो गए? ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में है। आज जब इंटरनेट के जमाने में, संचार क्रांति के जमाने में, तीक्ष्ण इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के समय में आप अगर लीक हो रहा है तो यह अतिशय दुर्भाग्यपूर्ण, निंदनीय और घृणित कृत्य है। यह देश के साथ भौड़ा मजाक है। आप देश के साथ बलात्कार कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं आप देश के साथ, लोगों के साथ, समाज के साथ? जो तीक्ष्ण बुद्धि का व्यक्ति है, बालक है, नौनिहाल है, उसको आप अगर इस तरह की परिस्थिति में ले आ रहे हैं तो आप अक्षम में अपराध कर रहे हैं। आप पेपर बनाइए, कोई फिजिकल वर्क मत करिए। अगर सुबह 7 से 9 या 10 या 11, एक शिफ्ट में, 2 शिफ्ट में जो भी परीक्षा है, उस बच्चे को उसका जो पंजीकरण क्रमांक है, उस पंजीकरण, एक लिंक, उसका जो रजिस्टर्ड मेल है उस पर एक लिंक भेजिए। अगर 7 बजे परीक्षा शुरू हो रही है तो 6:45 बजे एक साथ 10 केंद्र, 20 केंद्र पूरे देश में सेंट्रलाइज बनाइए, एक जगह से उसको ऑपरेट करिए। 6:45 बजे उसको लिंक जाए। वो लिंक जैसे ही क्लिक करेगा तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर पूछा जाए। रजिस्ट्रेशन नंबर जैसे ही वो डाले तो उसकी कुछ चीजें खुल जाए। फिर उसका जो पासवर्ड है,
एक पासवर्ड भी उसको भेजिए, वो पासवर्ड डाले या उसको उसका डेट ऑफ जो बर्थ है उसी को उसका पासवर्ड मानिए, वो डाले तो फिर और चीजें खुल जाए। फिर 5 मिनट पहले उसका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी डाल दीजिए। जब वो ओटीपी डालेगा तो उसका पूरी प्रश्न पत्र खुल जाएगा, और जब प्रश्न पत्र खुल जाए, सामने लड़का बैठा है, उसमें कोई दूसरे का हिंड्रेंस न आए, जहां वो बैठा है वहां सीसीटीवी कैमरा लगा हो अगल बगल, ये सब गाइडलाइन आप पहले से जारी कर दीजिए। 3 घंटे का पेपर है, यह आप प्रोग्रामिंग करिए, इसकी ताकीद करिए कि 3 घंटे के पेपर में 10 बजे से पहले जब वो परीक्षा दे ले ऑनलाइन बच्चा, तो उसके पहले जब चाहे अपना सबमिट कर दे आंसर बुकलेट, और अगर नहीं सबमिट करता है तो ठीक 10 बजे ऑटोमेटिक सबका सबमिट हो जाए। केंद्रीकृत व्यवस्था करिए, इस सिस्टम को अपनाइए, किसी को इसमें अनावश्यक शामिल करने की जरूरत नहीं। मैं दावा करता हूं, मैं भाई किसी अहंकार में नहीं कह रहा हूं, मैं दावा करता हूं यह परीक्षा कराने के लिए अगर मुझे आप जो ब्यूरोक्रेट है उनको परीक्षा कराने का कहां ज्ञान है। बहुत सारे काम आप उनको प्लानिंग का दे देते हैं, कुछ जानते नहीं, उनको इकोनॉमिक्स का दे देते हैं, उनको कुछ जानकारी नहीं, उनको कानून का दे देते हैं जिसकी कोई वो परीक्षा कैसे कराएंगे। परीक्षा होती क्या है, परीक्षा में शुचिता लाई कैसे जा सकती है। एक व्यक्ति उसके साथ 10 की टीम डालिए, डिवोटेड रहें, उनका उत्तरदायित्व तो फिक्स करिए, उनकी जवाबदेही फिक्स करिए। यदि इसमें कहीं कोई त्रुटि हुई तो सीधा आपको नाप दिया जाएगा, सीधा आपको जेल भेजा जाएगा, सीधा आपको आजीवन कारावास की सजा होगी। यह उसको ताकीद करिए, उनसे अंडरटेकिंग भरवाइए। ये जो देश भर में हो रहा है वह निश्चित ही दुर्भाग्यपूर्ण है, इस पर कठोर कदम उठाया जाना चाहिए। देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी जिस शिद्दत से, यद्यपि उनसे निर्णय लेने में और इसमें अपनी भूमिका अदा करने में थोड़ा उनसे विलंब हुआ है जरूर, एनटीए दोषी है जरूर, उन्होंने यद्यपि थोड़ा विलंब हुआ है फिर भी वो ठीक, संजीदा, व्यवस्थित निर्णय कर रहे हैं, हम उनकी सराहना करते हैं। इस समय जो भी अच्छा निर्णय कर रहा है, कार्य कर रहा है, उसको अकारण या थोड़ा बहुत त्रुटि भी हो गई तो हम उसको कटघरे में खड़ा करके, उस पर अनावश्यक सवालिया निशान खड़ा करके राजनीति करने के बजाय यह दिक्कत, यह परेशानी, यह समस्या हल कैसे हो, उसमें हमको अपनी सकारात्मक भूमिका अदा करनी चाहिए। क्योंकि 24 लाख बच्चों के जीवन का, भविष्य का, उस 24 लाख में हो सकता है कि 1000, 500, 2000, 4000 बहुत फूहड़, गंदे और भ्रष्ट छात्र हों, उनके अभिभावक हों। लेकिन आप 23 लाख, 23.5 लाख, 24 लाख के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, राजनीति नहीं कर सकते। जो धींगा मुस्ती विपक्ष के कुछ नेताओं द्वारा जो की जा रही है वो नहीं कर सकते। वेब डाट पर जो सर्कुलेशन है उस सर्कुलेशन की बाकायदा तफ्तीश करके, छानबीन करके, कुछ पत्रकार इसमें अहम रोल अदा कर रहे हैं, उनको भी हमको प्रोत्साहित करना चाहिए। जो इसरो के सज्जन, इसके 7 सदस्यीय टीम बनी है, उनको 2 महीने में कहा गया है रिपोर्ट देने के लिए। वे विद्वान लोग हैं, श्रेष्ठ लोग हैं, 2 महीने में रिपोर्ट देना, इसकी शुचिता आगे कैसे बनी रहे, ये व्यवस्था कैसे ठीक हो, इसके लिए तो ठीक है, लेकिन फिर भी 2 महीने का समय अधिक है। उनको 15 दिन, 10 दिन में कहना चाहिए कि आप रिपोर्ट दीजिए, और अगर आवश्यक हो तो पूरी परीक्षा को निरस्त करके 1 महीने के अंदर पुनः परीक्षा करानी चाहिए। अथवा जिनको 600 या 610 से सामान्य कट ऑफ डेट 610 पहले रहा करता था, उससे ऊपर जो परीक्षा में परिणाम पाए हैं उनकी पुनः एक बार परीक्षा करा दीजिए। कोई भी कठोर और निर्मम निर्णय करना पड़ेगा। जो भी इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी ही पड़ेगी। यह
देश की गरिमा और प्रतिष्ठा का प्रश्न है, यह केंद्र सरकार की गरिमा और प्रतिष्ठा का प्रश्न है, और यह परीक्षा, शिक्षा व्यवस्था की गरिमा और मर्यादा का प्रश्न है। हमें उम्मीद है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में धर्मेंद्र प्रधान जी के शिक्षा मंत्रालय संभालने के अनुक्रम में अब तक उनकी जो कार्यशैली रही है, धैर्यपूर्वक और बिना परेशान हुए सहज सामान्य तरीके से, शुचिता से शिक्षा मंत्री जी अब तक कार्य करते आए हैं। मुझे विश्वास है इस दिशा में भी वैसा ही परिणाम देंगे और जल्दी ही यह विषय शून्य हो जाएगा, सही धरातल और सही मार्ग को प्राप्त करेगा। हमारे नौनिहालों और युवाओं का जो चिकित्सा के क्षेत्र में अच्छा कार्य करना चाहते हैं, उनका भविष्य उज्जवल होगा। धन्यवाद, नमस्कार। कल पुनः इसकी और विस्तृत चर्चा के लिए आपके सामने उपस्थित होंगे। नमस्कार।